सो वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कोशिश करेंगे इसी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर दें आज। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में। आई यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है, इसे आई को आयोटा कहा जाता है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर इधर रियल और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर a प्लस आई बी की फॉर्म में जो नंबर है, अगर इधर b की वैल्यू 0 हो जाए तो ये प्योर रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है, ए। और ये क्या होंगे 3, -4, 2.5, 3/4, इस तरीके के जो नंबर हैं ये सब रियल नंबर हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आई, ये जो √-1 होता है ये आई, इसको आयोटा कहा जाता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है। I² = -1, ठीक है, आपने सब जानते होंगे। अगर a = 0 तो प्योर इमेजिनरी नंबर मिलेगा। ये a प्लस आई बी की फॉर्म में अगर a 0 हो जाए तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर मिलेगा, और अगर a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर a प्लस आई बी की फॉर्म में कोई नंबर है और b अगर 0 हो जाए तो ये रियल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। रियल नंबर को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर वो जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं होगा। और इर्रेशनल नंबर जिसे p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, जैसे 5/8, -3/4, 0.25, 22/7, 8/1, इन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर जैसे 3.145, ये कंटिन्यू चल रहा है नंबर, कहीं नहीं रुक रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इर्रेशनल। इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई की वैल्यू हम एक एवरेज 22/7 मान लेते हैं, पर वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई भी इर्रेशनल नंबर होता है। सर्ड्स ये भी आपके करने वाले ये रैशनल में ही आएंगे, ठीक है ना। अब रैशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, तो इसमें होते हैं इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर आएगा आपका -∞ से इनफाइनाइट तक के, ठीक है, जैसे ये -3, -2, इस तरीके से ये +1, +2, ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक के, ठीक है। और नॉन इंटीजर आपके क्या होंगे, जैसे फ्रैक्शन 1/3, 4/5, 9/4, इस तरीके से। डेसिमल में हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। टर्मिनेटिंग में मतलब जैसे शांत दशमलव कि ये 5 के बाद आगे कोई वैल्यू नहीं जा रही है, ये टर्मिनेटिंग हो गई। रिकरिंग में कंटिन्यू नंबर इस तरीके से चलते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। इंटीजर को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं नेगेटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर में, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर में। तो नेगेटिव में हो जाएगा -∞ से -1 तक का, ठीक है, ये नंबर नेगेटिव में आ जाएंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर उसी को होल नंबर कहा जाता है, जिसमें 0 और पॉजिटिव नंबर 1 से इनफाइनाइट तक के, इन नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। अगर इसमें 0 और ऐड कर दिया जाए तो ये नेचुरल होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव नंबर को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, तो इसमें ये प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। और 1 आपका नाइदर प्राइम है नाइदर नॉर कंपोजिट, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब फ्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जब p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो q आपका p से बड़ा होगा, तो यह हमें वैल्यू किस रूप में देगा, 1 से छोटे के रूप में देगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 है, ठीक है, तो यह हमें क्या वैल्यू देगा 0.75, ठीक है। अगर जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब p/q की फॉर्म में लिखेंगे और p इज ग्रेटर देन q, तो ये हमें वैल्यू ग्रेटर देन 1 देगा। जैसे 5/4, तो ये हमको वैल्यू क्या देगा 1.25, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन जैसे 5 सही 2/3 ये लिखा है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। अब ऑड नंबर देख लेते हैं। ऑड नंबर विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑड नंबर है। इवन नंबर जो 2 से कट जाए वो सब नंबर इवन हो जाएंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे, ठीक है। प्राइम नंबर वो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक वो तो खुद और दूसरा एक, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक तो वो खुद और दूसरा एक, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनके अगर हम फैक्टर करें तो ये सिर्फ खुद से और एक से ही डिवाइड होंगे, समझ रहे। अब 1 से 10 के बीच तक के जो प्राइम नंबर हैं वो 4 होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, ये 1 से 10 तक। 1 से 50 तक के 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 46 और 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर को पहचानने के भी 2
दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो ये है कि एक्सेप्ट 2 और 3, 2 और 3 को छोड़कर ऑल अदर प्राइम नंबर, है ना, अदर प्राइम नंबर बिलोंग टू फैमिली ऑफ 6k + 1 और 6k - 1, या तो 6k + 1 फैमिली से बिलोंग करेंगे या 6k - 1 फैमिली से, ठीक है ना। कोई भी प्राइम नंबर है, आप देख लें, कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है वो 6k ± ये रूल फॉलो करेगा एक्सेप्ट 2 और 3, ठीक है। अब जैसे 5 7 पर देख लेते हैं। 6k की वैल्यू अगर मैं 1 रख लेता हूँ और प्लस माइनस, ठीक है, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर मैं माइनस करता हूँ और प्लस करता हूँ 1 तो 7 मिलेगा, ठीक है। अगर 6 × 2 रख लेता हूँ और प्लस माइनस करता हूँ तो प्लस माइनस 1 पे, अगर प्लस करता हूँ तो 13 मिलेगा, माइनस करता हूँ तो 11 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हर प्राइम नंबर 6k ± 1 को फॉलो करेगा, लेकिन हर 6k ± 1 प्राइम नंबर हो ये जरूरी नहीं है ना। हर k की जगह आप हर 6k ± प्राइम नंबर हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर प्राइम नंबर 6k ± 1 को फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। एक दूसरा पहचानने का तरीका ये, कोई भी नंबर है, लेट सपोज 101, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अभी हम मानते हैं ये प्राइम नंबर गिवन था, आपको पूछ लिया या आपको चेक करना है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आपको इससे नियरेस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर देखना है। जैसे इससे छोटा हो जाएगा आपका 100 और इससे बड़ा हो जाएगा आपका 121, 121। 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब 11 तक के हर एक प्राइम नंबर को 11 तक के हर एक प्राइम नंबर को आपको 101 से डिवाइड करना है। 1 से लेकर 11 तक के सभी प्राइम नंबर को आपको 101 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो जाता है कोई भी नंबर से तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये डेफिनेटली एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। जैसे एक छोटा एग्जांपल देख लेता हूं मैं कि 47 एक नंबर है, इससे बड़ा क्या है आपका 49 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो गया 7, ठीक है। अब 7 तक का हर एक प्राइम नंबर का मैं डिवीजन करूंगा 47 से। अगर ये किसी नंबर से कटेगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये डेफिनेटली प्राइम नंबर होगा। सपोज मैं 2 से करता हूँ, नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से करता हूँ, नहीं जाएगा। 4 से करता हूँ, नहीं जाएगा, सॉरी 5 से करता हूँ, नहीं जाएगा। फिर 7 से करा, नहीं गया, मतलब ये डेफिनेटली एक प्राइम नंबर है ना। इस तरीके से चेक कर लिया जाता है। ट्विन प्राइम वो प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप हो, जैसे ये 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और इनके बीच का गैप 2 है ना। 5 7 ये भी दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का गैप 2 है, तो ये भी ट्विन प्राइम होगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है। जैसे 4 है, 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इस 4 के फैक्टर 3 हो गए, 2 से ज्यादा है, तो कोई भी नंबर जिसके फैक्टर 2 से अधिक है वो कंपोजिट नंबर होता है। फिर 1 के बारे में बताया था, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। को प्राइम कोई भी 2 नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है और उनका एचसीएफ अगर 1 आ रहा है तो उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 4 और 9 है, इनके बीच में क्या कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, और इनका एचसीएफ 1 आ रहा है तो ये को प्राइम हो गए एक दूसरे से, है ना। कोई भी नंबर है, जैसे 25 है सपोज, और एक नंबर है मेरा 13, अब इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये एक दूसरे से को प्राइम हो गए, ये को प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। परफेक्ट नंबर उन नंबर को कहते हैं जब किसी नंबर का हम फैक्टर करते हैं, उन सभी फैक्टर को जोड़ते हैं उस नंबर को छोड़कर, तो वो वही नंबर मिलता है हमें, तो ऐसे नंबर परफेक्ट नंबर होते हैं। जैसे 6 के फैक्टर करते हैं तो 1 2 3 6 है, ठीक है। अब 6 को हम छोड़ दें और 1 2 3 को ऐड करें तो हमें 6 मिल रहा है, वही नंबर मिल रहा है ना। तो ये एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरीके से 6 और 28 496 ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है,
परफेक्ट नंबर है, सॉरी परफेक्ट नंबर है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी है नंबर बेस्ड, अगर जैसे दो इवन को ऐड किया जाएगा तो इवन नंबर मिलेगा, दो ऑड को ऐड किया जाएगा तो इवन नंबर मिलेगा, तीन ऑड को ऐड किया जाएगा ऑड मिलेगा, दो ऑड का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऑड नंबर मिलेगा, एक ऑड इवन का करा जाएगा मल्टीप्लाई तो इवन मिलेगा, दो इवन का मल्टीप्लाई होगा इवन मिलेगा, इवन की पावर कोई सा भी नंबर हो तो हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा, ऑड की पावर कोई भी नंबर हो, ऑड हो चाहे इवन हो, आपको ऑड वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की भी बारे में मैंने वीडियो बनाया है और अपलोड किया है, छोटी सी वीडियो है, देखिएगा आप, फिर भी इसमें बता देते। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को दो तरीके से हम लिखते हैं, जैसे ये लिखा है एन फैक्टोरियल एन और एन फैक्टोरियल। अब इसको लिखते कैसे हैं ये देख लेते हैं। जैसे एन फैक्टोरियल लिखा है, इसे लिखते हैं एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, इस तरीके से कंटिन्यू, उससे छोटे हर एक पॉजिटिव इंटीजर तक का मल्टीप्लाई लिखते हैं, ठीक है। अब एन फैक्टोरियल को एक और तरीके से लिखते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। जैसे सपोज 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 5 4 3 2 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 120, ठीक है। अब मैं 4 फैक्टोरियल को लिखता हूँ तो ये क्या होगा 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये हो रहा 24। अब आप देखें कि 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1, इसकी वैल्यू है आपकी 4 फैक्टोरियल, इतने की वैल्यू है 4 फैक्टोरियल। तो अगर मैं 5 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख दूं तो ऐसा भी लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। वीडियो में मैंने फैक्टोरियल वाली वीडियो में डबल फैक्टोरियल और ट्रिपल फैक्टोरियल के बारे में भी बताया है, ठीक है, आप देखिएगा वीडियो, देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछ लेता है, एंड में कितने जीरो हैं, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी जीरो इन द एंड, और कोई नंबर लिखे हैं मल्टीप्लाई में या कोई फैक्टोरियल में वैल्यू दी है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि एक जो जीरो बनता है 10, वो एक 2 के पेयर से और एक 5 के पेयर, 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो बनता है, ठीक है। अगर मैं इन नंबर में कितने हाईएस्ट पावर ऑफ 5 की कितनी हाईएस्ट पावर और 2 की कितनी भी हाईएस्ट पावर है ये अगर निकाल लूँ और उन दो के पेयर में जो लोएस्ट पावर होगी उतना निकाल दें तो वो ही उतने जीरो होंगे। जैसे करके दिखाते हैं 5, ठीक है, तो ये 5 है, 10 क्या बनेगा 2 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 20 बनेगा 2 की पावर 2 और 5 4 पंजे 20, 25 बनेगा 5 का स्क्वायर, 30 बनेगा 2 तिया 6 पंजे 30, 35 हो जाएगा 7 पन्ना 35, 40 हो जाएगा 2 की घात 3, 8 पन्ना 40 और 45 होगा 3 के स्क्वायर इंटू 5। अब मैं यहाँ पर देख लूँगा कि एक पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है प्राइम नंबर के फॉर्म में, 1 2 3 4 4 3 7, ठीक है, 2 की पावर 7, 5 कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 की पावर हाईएस्ट 10 आ रही, ठीक है। 3 मल्टीपल में है लेकिन हमें पूछा सिर्फ नंबर ऑफ जीरो पूछा है एंड में, तो इसलिए मैं इधर 3 का कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा या 3 की पावर का नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमसे जीरो पूछा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो 1 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो बनाता है, तो यहाँ से 2 7 है, हाईएस्ट 7 है 2 और 5 10 है, तो 7 पेयर बन जाएंगे। तो आंसर में हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7 मिलके ये 7 जीरो बना लेंगे, है ना, 7 जीरो, यही आंसर होगा। अब जैसे ये दिया है, अब जैसे इसमें दिया है फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन द एंड, 12 फैक्टोरियल दिया है, 12 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जा सकता है 12 इंटू 11 इंटू 10, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसमें लेकिन मेरे को 2 और 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है, ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें मुझे 2 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले 12 को ऐसे लिखो, 2 से डिवाइड करो 6 आ रहा, फिर 6 को अगेन 2 से डिवाइड करो 3 आ रहा, 3 को अगेन 2 से डिवाइड करो 1 आ रहा, ठीक है, रिमाइंडर को छोड़ दें। अब इन नंबरों का एडिशन कर दें आप, ठीक है, इन नंबरों का एडिशन कर दें तो ये हो रहा 10, तो 2 की हाईएस्ट पावर 10 रहेगा, ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर 10 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मुझे
किसी भी प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर देखना है 12 फैक्टोरियल तक, तो मैं उस नंबर को डिवाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे 3 की हाईएस्ट पावर देखनी है कि इतने नंबर में 12 फैक्टोरियल तक 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 3 से डिवाइड करूंगा, 4 आया, 4 को अगेन 3 से डिवाइड करूंगा, अब 1 आ गया, 1 छोटा है, अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये 4 और 1 को फिर से ऐड कर देंगे हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 5। अब लेट एग्जांपल मुझे 12 की 5, ठीक है, अब ये 2 है सिर्फ, तो 5 हो गया आपका, ठीक है। 12 से छोटा आपका 7 है प्राइम नंबर, ये भी 1 टाइम, और 12 से आपका 11 छोटा है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी 1 बार आएगा। तो जो भी नंबर फैक्टोरियल में है उससे छोटा हर एक प्राइम नंबर को आप डिवाइड करोगे, और इस तरीके से आपको फॉलो करके उसकी हाईएस्ट पावर आपको फाइंड करनी है। तो इस तरीके से आप उसके हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर उस नंबर तक के लिख सकते हैं। अब जैसे ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 5 की हाईएस्ट पावर 2, 7 की हो जाएगी 1, और 11 की हो जाएगी 1। अब 12 फैक्टोरियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5, 5 की स्क्वायर, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू यही है, ये एग्जैक्ट वैल्यू यही है जो यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब इसमें मेरे को ये बताना था कि जीरो कितने हैं एंड में, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि 1, 2 और 5 का पेयर मिलके एक 10 जीरो बनाते हैं। तो इधर 2 की हाईएस्ट पावर 10 है और 5 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 2 पेयर बना पाएंगे, क्योंकि लोएस्ट 5 2 बार है, तो ये 2 पेयर बना पाएंगे। तो इधर आपका आंसर हो जाएगा 2 0, है ना। एक नंबर मिलेगा आपको, ऐसे आगे वैल्यू होगी और एंड में 2 जीरो होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भी फैक्टोरियल में नंबर लिखा है और उस नंबर में आपको किसी भी प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो आपको इसी तरीके से करना है। फैक्टोरियल के नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है जब तक उससे छोटा डिजिट ना आ जाए, और फिर उनका आपस में प्लस करना, वो उस प्राइम नंबर की पावर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि 40 फैक्टोरियल की पावर है 50 फैक्टोरियल, अब इसमें कितने जीरो आएंगे एंड में, ये पूछा है। तो जैसे अब मैं देखता हूँ कि 40 को मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा आपका 5 से डिवाइड किया, ठीक है, तो मेरे को मिल रहा है ये 8, 8 को अगेन 5 से डिवाइड किया, ये मेरे को मिल रहा है 1। तो इस तरीके से मुझे मिल गया 5 की हाईएस्ट पावर 9, ठीक है, 5 की हाईएस्ट पावर मिल गई 9। और 2 की हाईएस्ट निकालनी है तो वो वैसे भी हाई होगी, ये मेरे को देखते ही से समझ में आ गया कि अगर मैं 40 को 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये 20 आ गया, जो एक ही बार में उसको फर्दर में डिवाइड करूंगा तो उससे बड़ा ही नंबर मिलेगा। और 2 की पावर हाईएस्ट कितनी हो, लेकिन 5, अगर 5 की हाईएस्ट पावर 9 है तो ये 9 पेयर ही बना पाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट कि 9 जीरो आएंगे एंड में, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है 6 की पावर 6 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल की पावर 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल की पावर 10 फैक्टोरियल, इसमें बताना है कि कितने जीरो आएंगे आपको। तो देखिए 6 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 6 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया, अब 1 उससे छोटा है, अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें ये पता चल गया कि ये 1 है, तो एक पेयर बनेगा। 8 को फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो इसमें भी 1 है। 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक की पावर मैं लिखूंगा 6 फैक्टोरियल, है ना। अगर ये ऊपर पावर में फैक्टोरियल नहीं होता तो ये नहीं बनता, ठीक है। प्लस ये मल्टीप्लाई में मैं करके दिखाता हूँ, जैसे ये पावर मल्टीप्लाई में थी तो ये पावर सब मल्टीप्लाई में है, तो अब मैंने निकाल लिया कि भाई इधर तो एक ही पेयर बनेगा, है ना, एक पेयर बनेगा इस वाले में, क्योंकि ये 5 की हाईएस्ट पावर निकली 1, यहाँ 5 की हाईएस्ट पावर 1, यहाँ 5 की हाईएस्ट पावर 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा ही आएगा इस नंबर में, ठीक है। जैसे पहली बार में ही 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर 4, तो एक तरीके से 1 बनाएगा यहाँ पर। तो 1 की पावर, अब इसके ऊपर भी ये यहाँ पर फैक्टोरियल फॉर्म में ही पावर है, इसलिए ये पावर लगेंगी अब सब पे, तो ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, है ना। 6 फैक्टोरियल, ये 6 पेयर बन जाएंगे, ये 6 फैक्टोरियल था यहाँ,
यहाँ 8 फैक्टोरियल था, एक पेयर बना तो ये 8 फैक्टोरियल बना, तो 8 फैक्टोरियल पावर है, और यहाँ पर 2 पेयर बने और इसके आपके 10 फैक्टोरियल पावर है। ठीक है, तो अब ये क्या आंसर बनेगा, 1 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 8 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, यही आंसर है। समझ रहे, यही आंसर है। अब हम रैशनल नंबर में ही टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर का देख लेते हैं, इस पर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। रैशनल नंबर मैंने बता दिया है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां पर क्यू 0 के बराबर नहीं है ना। और इरेशनल क्या है, जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये इसे लिख सकते हैं, इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, अब जैसे रैशनल तो बता ही दिया था मैंने कि कभी जैसे 3/4 इस तरीके से नंबर, 5/2, ये जो नंबर लिखे हैं ये सब रैशनल नंबर हैं। इस तरीके से अगर सपोज 7/√3, 5/√3 ये नंबर लिखा होता, तो ये 3/√3 से √3 कट गया, और ये बेसिकली 7/5 है, तो ये भी रैशनल नंबर ही है। लेकिन सपोज पी और क्यू में से कोई भी एक इंटीजर नहीं हो, या दोनों इंटीजर नहीं हो, तो ये इरेशनल नंबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा 5/3/3 लिखा है, तो ये आपका इरेशनल नंबर है, इससे पी बाई है ना, ये दोनों इंटीजर नहीं है। इसमें जैसे नीचे वाला तो इंटीजर है, इसकी शर्त ये है कि भाई दोनों इंटीजर हो, पी और क्यू इंटीजर हो। लेकिन अगर पी और क्यू दोनों या दोनों में से कोई भी एक इंटीजर नहीं है, तो ये इरेशनल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 है और 7/√2 है, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये इरेशनल नंबर होगा। सपोज 5/√3, 2/7 हो गया, ये सब नंबर ये इरेशनल हो। अब इरेशनल नंबर जैसे पाई, स्क्वायर रूट होते हैं ना अपने, √2, इस तरीके से वैल्यू, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ई की फॉर्म वाले, लॉग, ये लॉग वैल्यू जो होती, ये सब आपका इरेशनल नंबर में ही आएंगे। ठीक है, रैशनल नंबर के ही बारे में हम पढ़ रहे थे, तो रैशनल का और बता दूं, रैशनल नंबर में आपका 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग उन्हें बोलते हैं जो शांत दशमलव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1/8। अब ये क्या है, 0.125, ये एक वैल्यू मिल रही है आपको। अब ये यहाँ पर एंड हो गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर एंड हो गया, इसके बाद कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ये आपको शांत दशमलव मिल गया, तो इसी को ये टर्मिनेटिंग बोला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे कोई वैल्यू है, अब वो कंटिन्यू चले जा रही है, जैसे हम देखते हैं आपका 1/3, ये क्या मिलता है आपको, 0.333, ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है। तो ये इस तरीके के नंबर आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। अब कंडीशन बता देता हूँ टर्मिनेटिंग की क्या रहती है। कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग, है ना, कोई भी नंबर है, रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो, है ना, अगर अपॉन में जो क्यू है इस तरीके से, जैसे पहली कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या हो गई कि 1/2 की फॉर्म में एम कोई भी नंबर है। ठीक है, कोई भी नंबर है, अगर ये कोई भी नंबर 2 की पावर या 2 की पावर कुछ भी इसे डिवाइड करेंगे, तो ये आपको एक टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा। जैसे अभी हमने देखे 1/8, तो ये मिला हमको क्या, 0.125। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये 2 की पावर 3 ही होता है। अब एक 1/5 की पावर n, 1/5 की पावर कुछ भी हो, लेट 1/25 है, ये आपको क्या मिलेगा, एक एग्जैक्ट नंबर मिलेगा 0.25। ठीक है, इसके बाद कोई आपको वैल्यू नहीं मिलती है। और एक थर्ड कंडीशन हो जाएगी कि जब इन दो का पेयर हो, m 5 की पावर n, तो ये आपको एग्जैक्ट टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा। ठीक है, ये कंडीशन है। अब नॉन टर्मिनेटिंग देख लेते हैं, जिनमें नंबर
आपके कंटिन्यूसली फॉलो होते हैं। फॉर्म में आपने देखा होगा कई क्वेश्चन डायरेक्ट लिखे आते हैं कि उन नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में बदलना है, ठीक है। इसी में एक नंबर होते हैं कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर इनटू पी बाई क्यू की फॉर्म में। आप इस पर से कई क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक दिया है 1.2345 ये बार है, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। ऐसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे, ये क्वेश्चन है। तो जैसे मैं बता दूं थोड़ा सा कि जब भी जैसे 1/3 था तो ये हमको क्या वैल्यू मिल रही थी 0.3333 कंटिन्यू ऐसे चल रहा था, ठीक है, जो चलता। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, जब ये दशमलव के बाद जो नंबर रिपीट होता है ना कंटिन्यू, जितने नंबर रिपीट होते हैं तो हम उनके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। जैसे कोई नंबर है, वो नंबर अगर 0.4545 इस तरीके से कंटिन्यू दो दो नंबर को फॉलो करता, जैसे कोई नंबर है, ठीक है, दशमलव के बाद 454545 इस तरीके से कंटिन्यू लिखा होता, तो हम इसको कैसे लिखते हैं 0.45 की बार, है ना, 45 पर बार लगा दी, तो ये नंबर शो कर रहा है कि 0.45 कंटिन्यू 4545 ये रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 0.3 के ऊपर 3 के ऊपर बार लगा दी तो ये 3 ये बार इंडिकेट करेगा कि ये कंटिन्यू फॉलो हो रहा। तो इसी तरीके से ये जो नंबर है 1.2 इंटू 1.2.345 के ऊपर बार है, तो ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि 1.2.345 ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यू चल रहा है, तो इसलिए 345 के ऊपर बार है। तो इसमें ये बताना है, कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये होगा कैसे, तो लेट सपोज ये इक्वल है एक्स के, एक्स इज इक्वल टू है 1.2.345 की बार। अब मैं इसमें कितना मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड कि ये जो दशमलव है ये इधर ट्रांसफर हो जाए, तो 3 डिजिट है तो 1000 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया, ये हो गया 1000, एक्स इज इक्वल टू 12345, ठीक है। अब उसके बाद ये 345 कंटिन्यू चल रहा है तो उस पर ये बार हो जाएगी। अब ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 999 एक्स, और ये क्या हो जाएगा 12345, ठीक है। अब जैसे ये जो 345 कंटिन्यू लिखा था ये जो फॉलो हो रहा इनफाइनाइट तक के, तो यहाँ पर ये 12.345 ये भी फॉलो हो रहा था कंटिन्यू इनफाइनाइट तक, तो ये चीज कट जाएगी, समझ रहे, ये चीज कट गई। अब बचा क्या रिमेनिंग, सिर्फ 12345 माइनस 12, तो ये क्या आ रहा आपका 999x के इक्वल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3312333, ठीक है, और ये 999 आपका अपॉन में चला जाएगा, तो x आपको p बाई क्यू की फॉर्म में क्या मिला 12333 अपॉन में 999। इस तरीके से किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी एक ट्रिक होती है, जनरली सभी यही बताते हैं, अब देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था 12.345 के ऊपर बार थी, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 ये पूरे नंबर लिखेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जिन नंबर पर बार नहीं है उन नंबरों को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 पर बार नहीं है इसलिए -1 2 लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो गया 1 2। अब अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 0 लिखेंगे, जैसे 3 नंबर के ऊपर बार है तो हम उतने 9 लिखेंगे अपॉन में, तो ये 3 9 हो गए, ठीक है। अब ये क्या बनेगा 1 2 3 3 3 अपॉन में 9 9 9, ये हो गया आपका p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। अब एग्जाम्पल सेकेंड हो गया जैसे 1.2.345, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर 1 2 पॉइंट के बाद 3 है, 3 पे बार नहीं, 4 5 के बाद बार है, तो ये किस तरीके का नंबर होगा 1.2.34545, ये इस तरीके का नंबर था, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ये गिवन था, इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया, तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक के लिखे। उसके बाद आपको माइनस करना है जिन नंबर के ऊपर बार नहीं है, ठीक है, तो यहाँ क्या करूंगा मैं -1 2 3 अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार है, दशमलव के बाद जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे,
और दशमलव के बाद जितने नंबर पे बार नहीं है उतने 0 ऐड करेंगे। जैसे दशमलव के बाद 2 नंबरों पर बार थी तो 2 9 लिखे, दशमलव के बाद एक नंबर पे बार नहीं है तो एक 0 लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब ये 5 6 पे बार है मान लो। ठीक है, अब इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4, जितने के ऊपर बार नहीं है वो नंबर को माइनस करना है और अपॉन में क्या लिखना है, जितने नंबर के ऊपर बार है दशमलव के बाद उतने 9 और दशमलव के बाद जितने नंबरों पर बार नहीं है उतने 0। ठीक है, दशमलव के बाद 2 नंबरों पर बार थी इसलिए 2 9, दशमलव के बाद 2 नंबरों पर बार नहीं थी तो 2 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बनता बेसिकली इसी तरीके से है। चाहे तो मैं एक और बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि लेट सपोज ये आपका है x इक्वल टू 12.3456, इसके ऊपर बार है तो ये आपका गिवन है। अब मैंने इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये यहाँ ट्रांसफर हो जाए, दशमलव यहाँ ट्रांसफर हो जाए 6 के बाद, तो इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका क्या बनता है 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद ये कंटिन्यू 5 6 5 6 चल रहा था तो ये 5 6 की पावर के ऊपर 12 जाएगा। अब ठीक है, ये हो गया आपका 1 ये तो 1 था, ये हो गया सेकंड। अब ये बार मुझे हटानी है। ठीक है, तो इसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में मैं 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या नंबर मिलेगा 100x माइनस वो 100x इज इक्वल टू 1234.56 की बार। ठीक है, अब ये इन दो का माइनस करूंगा इक्वेशन 2 और थर्ड का, इक्वेशन 2 में से थर्ड को माइनस करेंगे। ठीक है, 2 माइनस 3 इक्वेशन, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 9900x इज इक्वल टू 123456 माइनस 1234। ठीक है, अब 5 6 के ऊपर जो बार थी वो कट गई दोनों दशमलव के बाद की, अब ये x ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हमारा लिखा गया 123456 माइनस 1234 अपॉन में 990। ठीक है, ये ही आपका फंडा होता है और इधर से ही ये ट्रिक बनी है। ठीक है, ट्रिक बता दी मैंने कैसे लगेगी। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल की भी वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है और साइक्लिसिटी की। ठीक है, डिविजिबिलिटी और साइक्लिसिटी पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड कर चुका हूँ, देख लीजिएगा आप उसको। ठीक है, अब आते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम पर। रिमाइंडर थ्योरम है ये जनरल थ्योरम, तो ये जैसे ये डिवीजर है, ये डिवीजर है, ये डिवाइडेंट है, डिविडेंट है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। ठीक है, जो डिवाइडेंट है ये डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर है। अब मैं इसको डिवीजर से डिवाइड करूँ तो ये कट जाएगा और रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन बचते हैं उसमें हमसे पूछ लिया जाता है कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करवाया जाता है और पूछा जाता है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो इसीलिए इस टाइप में के क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल रूल होते हैं, पहले जनरल रूल देख लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ये लिखा है यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 9। अब इसको ये बोल दिया गया है, इससे भी पहले हम बात कर लें, जैसे 7 को अगर 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, जैसे 5 एकम 5 बचा 2, तो ये रिमाइंडर हमारा R2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब कोई नंबर मल्टीप्लाई में है ऐसे और उसे जब 5 से डिवाइड करना है तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। अब या तो हम ये पूरे नंबरों का मल्टीप्लाई करें फिर 5 से डिवाइड करें देखें फिर वैल्यू निकालें तो ये लंबा हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे डायरेक्ट 5 से इनको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखेंगे। जैसे 7 को 5 से डिवाइड किया ये कितना आएगा 2, 6 1 8 3 रिमाइंडर आएगा। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 9 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा। तो अब ये सब मल्टीप्लाई में थे तो इनके रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई में होंगे और इनका अब मल्टीप्लाई करके हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, 3 चौक 12 12 दूनी 24, तो हमें वैल्यू मिल रही 24/5। अब मैं 24/5 को डिवाइड करूंगा, 24 को 5 से फिर से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 4 आएगा, यही मेरा आंसर होगा आर। समझ रहे हैं?
जैसे यहाँ रिमाइंडर आ गया 2, ये रिमाइंडर आ गया 1, 3, 4, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 24। 24 को अगेन 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, 5 चौक 20। ये एक तरीका होता है। अगर सब प्लस में होते उसके बाद और फिर पूछते तो भी हम प्लस के साइन का यूज करते रिमाइंडर में, है ना। और एक होता है जैसे मान लीजिए कोई नंबर है n, उसकी कोई पावर है p, अब उसे किसी नंबर x से डिवाइड किया तो ये 4 फॉर्म में बनेगा। एक एक क्या होगा, n जो नंबर है उसे x की फॉर्म में लिखना है हमें, तो x प्लस 1 की फॉर्म में बन सकता है, या तो अगर उससे एक बड़ा है तो, अगर उससे छोटा है x माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा, एक छोटा है तो, अगर उससे ज़्यादा बड़ा है तो x प्लस वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा, अगर उससे ज़्यादा छोटा है तो x माइनस वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना। पावर p है। अब सपोज जैसे 7 है, 7 की पावर 60 है और अपॉन में 6 है। अब कहा है कि रिमाइंडर फाइंड करो। ठीक है, जैसे फर्स्ट कंडीशन मान ली मैंने ये वाली, है ना, फर्स्ट कंडीशन हमने मान ली प्लस वाली मान ली। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन एक है कि 7 की पावर 60 अपॉन में आपका 6 है। अब रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 6 प्लस 1 की पावर 60 अपॉन में 6। अब ये आया तो ये 6 इस 6 को काट देगा और रिमाइंडर 1 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 1। सपोज अगर कोई नंबर है x प्लस 1 की पावर p है, x से डिवाइड करना है, तो ये एक तरीके से x³ प्लस 1 की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, और ये x से काट देगा तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरीके से कि 7 की पावर आपका 80 है और 48 से डिवाइड करने का बोला गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 7 है, इस 7 को 48 के नियरेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर 7 सतैया 49 होता है, तो अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं और ये पावर हाफ हो जाएगी तो ये 49 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 49 की पावर 40 अपॉन 48। अब इसमें रिमाइंडर बताना था, है ना, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 49 की पावर 40 अपॉन 48। अब मैं क्या करूंगा, इस 49 को 48 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। 48 के फॉर्म में लिख दिया तो ये आपका रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, R मेरा आ गया आंसर 1। ठीक है, लेट सपोज एक क्वेश्चन है 13 इंटू 7 की पावर 61, है ना, 7 की पावर 61 हो गया और अपॉन में 48 दिया है। अब पूछा है रिमाइंडर बताना है, तो मैं पहले 7 की पावर 61 को कोशिश करूंगा 48 के मल्टीप्लायर के फॉर्म में लिख दूं कहीं ना कहीं। तो पहले 13 इंटू 7, एक 7 कम किया तो ये मेरे को 7 की पावर 60 हो गई, है ना, 48 है। अब 7 की पावर 60 इसका अगर मैं 49 की फॉर्म में लिख दूं तो ये पावर हाफ हो जाएगी, तो ये बचा 13 गुणित 7 गुणित 49 की पावर 30, है ना। अब ये 48 है, अब इसको मैं 49 को 48 के फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा मेरा 48 प्लस 1 की पावर 30 बटे 48। अब ये इसको क्रॉस तो कर देगा, लेकिन ये जो बाहर 13 सत्ते 91 है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब 48 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो काट देगा, लेकिन 1 से जो 1 रिमाइंडर आ रहा था, 1 से 91 का मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमें मिलेगा क्या, समझ रहे हैं, कि अब मिलेगा ये 91, जो 1 रिमाइंडर था उसमें मल्टीप्लाई हो गया 91 बाहर वाला, ये 48 से अब डिवाइड करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा। अब अगेन मैंने डिवाइड किया 48 से, तो 48 चला गया और रिमाइंडर कितना बच रहा है, ये बच रहा है 43, है ना, 43 बच रहा आंसर। ये हो गया, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि कोई नंबर है, उसकी पावर p है और उसे
x से डिवाइड किया, तो अब उसे x प्लस 1 वाला फॉर्म हो गया, एक्स क्यू प्लस 1 वाला फॉर्म हो गया, एक्स क्यू माइनस 1 वाला फॉर्म रह गया है। ठीक है, अभी माइनस वाला देख लेते हैं। अब माइनस में दो कंडीशन बनती है। ठीक है, माइनस वाले में दो कंडीशन बनती है। एक्स क्यू माइनस 1 की पावर जो p है ये अगर इवन है, और एक्स क्यू माइनस 1 की फॉर्म में जो बन रहा है इसकी पावर जो है अगर ऑड है, पावर अगर इवन है और पावर अगर ऑड है, तो कैसे बनेगा? तो जब भी आपका x माइनस 1 की फॉर्म में हो और पावर आपकी इवन हो, पावर आपकी इवन हो, तो ये सेम आपका x प्लस 1 वाला रूल फॉलो करेगा। और जब भी आपका x माइनस 1 की पावर ऑड हो, तो ये जो रिमाइंडर बचेगा माइनस में, वही x में से माइनस करना है। जैसे एक रिमाइंडर अगर -1 आया, ठीक है, तो आपका आंसर होगा x माइनस 1। अगर रिमाइंडर कुछ और नंबर आया तो आंसर होगा x माइनस 1। ठीक है, अब देख लेते हैं। लेट एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, जैसे कि 4 की पावर 3 है, इसे 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो 4 को मैंने 5 की फॉर्म में लिखने की कोशिश की, 5 माइनस 1 की पावर 3 अपॉन में 5। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, 5 क्यू माइनस 1 अपॉन में 5। ये तो इसको काट देगा। रिमाइंडर क्या आया, x माइनस 1 करेंगे तो ये 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, ये है 7 की पावर 60 अपॉन में 8। ठीक है, अब इसको मेरे को रिमाइंडर बताना है, तो मैंने क्या करा, 8 माइनस 1 की फॉर्म में लिखा, और ये पावर मेरी इवन है, यहाँ पर पावर ऑड थी, यहाँ पर पावर ऑड थी, इसलिए ये फॉलो हुआ, -1 रिमाइंडर बचा। तो अब x माइनस 1 होगा, तो x हमारा 5 था, x हमारा 5 था, तो 5 में से 1 माइनस किया, 4 मिल गया। यहाँ पर पावर हमारी इवन है, 60 है, तो अब ये कैसे काम करेगा, जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 1 वाले ही तरीके से फॉलो होगा, x प्लस 1 की तरह ही काम करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 8 क्यू माइनस 1, तो ये प्लस वाले की तरह ही काम करेगा, और ये 8 कट गया, तो रिमाइंडर आ रहा आपका 1। यही आंसर है ना। जब ये इवन होगा तो ये काम करेगा एक्स क्यू प्लस 1 के फॉर्म में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है 7 की घात 65 है, और 8 से डिवाइड करने को बोल दिया। 8 माइनस 1 की फॉर्म में मैं लिखूंगा 65 है अपॉन में 8। अब ये क्या होगा, 8 क्यू पावर ऑड है, तो ये माइनस की तरफ ट्रीट होगा। अब माइनस में -1 रिमाइंडर, तो 8 है, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 7। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, जब कोई नंबर है, उसकी कोई पावर है, और वो x प्लस वाई के फॉर्म में लिखा है ना, कोई नंबर है, उसे हमने x से डिवाइड किया, अब वो x प्लस वाई के फॉर्म में लिखा है, तब वो कैसे काम करेगा। तो जैसे ये क्या बना था, एक्स क्यू प्लस वाई, ये बना था, तो ये जो y की पावर p बन जाएगा। ठीक है, और इसको फिर देन हम करेंगे डिवाइड y की पावर p को x। सपोज 9 की क्वेश्चन है, 9 की पावर 60 है अपॉन में 7 है। अब 7 प्लस 2 हो गया, इनकी पावर 60 थी और 7 से डिवाइड था, तो 7 क्यू तो चला गया, 2 की पावर 60 अपॉन में 7 तो गया। अब बच रहा है 2 की पावर 60,
है ना। तो 2 की पावर 60 को मैं 8 की पावर 20 बना देता हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा क्या, 7 प्लस 1 की फॉर्म में 20 और 7, तो ये कटा, रिमाइंडर क्या आ रहा, 1, समझ रहे, रिमाइंडर मेरा 1 आ गया। तो कोशिश करेंगे जो रिमाइंडर यहाँ बचेगा हमारा, यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा उसको कोशिश करेंगे नीचे वाले से नियरेस्ट उसका मल्टीप्लायर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे 7 था तो 7 के नज़दीक 2 से 8 बन जाएगा, ठीक है, तो हम 8 बनाने की कोशिश करेंगे। मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर होता कि जो मल्टीप्लायर होता किसी 7 के पहाड़े में आता, जैसे 35 है, और यहाँ अगर रिमाइंडर बचता हमारा 36 यहाँ रिमाइंडर बचता, तो हम 36 को बनाते 35 प्लस 1 इस तरीके से, और फिर वो रिमाइंडर सेम इसी तरीके से फॉलो होता है। और इसी में एक बेस्ट मेथड होती है टोशेंट मेथड, लेकिन जनरली जो इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो इतने ये कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे, और आपको इतना ही करने की जरूरत है, इससे ज़्यादा थोड़े हैवी एग्जाम में ही होगा इससे ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको लगता है तो एक टोशेंट मेथड है, वो भी पढ़ लें, वो भी अच्छी है, और कई जो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें वो हेल्प करेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, फैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉरी। अब इसके बाद हम फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। फैक्टर है ना, फैक्टर पर से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर 72 हैज़, है ना। तो थोड़ा सा मैं पहले 72 के हम फैक्टर करेंगे। अब 72 के फैक्टर करेंगे तो ये कैसे होंगे, 2 की पावर 9 8 72 होता है, तो प्राइम नंबर की फॉर्म में फैक्टर करेंगे। तो जैसे ये होता है 8 9 72, तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, समझ रहे हैं। अब जब फैक्टर करना है तो एक तो वो बेसिक पुराने तरीके होते हैं, तो उसको छोड़ना है, ये टाइम बचाएगा, ठीक है। अब ये 2 की पावर 3 है, तो इसके फैक्टर निकालेंगे हम पहले, तो ये क्या क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 0, ठीक है, एक ही हो जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये एक फैक्टर हुआ। 3 की पावर 2 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, एक 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, ये हो गया 1 3 9, ठीक है। अब इस 1 का मैं इन चारों से एक एक करके मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये 3 का इन चारों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 9 का मैं इन चारों से एक एक करके मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऐसे करके मुझे 12 फैक्टर मिलेंगे, जैसे करके दिखा देता हूँ। 1 का सबसे करा 1 2 4 8, 3 का करा 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 8 24, 9 का करा 9 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 8 72, ये 12 फैक्टर आए, ठीक है, यही 12 फैक्टर होंगे। अब इसको करने का एक तरीका और होता है, जब भी हम किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो भी प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर होगी उस पावर में एक एक ऐड करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 72 में यहाँ पर 2 की पावर 3 हाईएस्ट थी, 3 की पावर 2 हाईएस्ट थी, तो जब अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर तब क्या करेंगे, ये जो पावर है इनमें एक एक जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दिया 12, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ऐसे निकल जाएंगे। ये एक पहला मैंने करके बताया है पूरा डिटेल्स में, बाकी करने के हर एक चीज के तरीके हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ ले, जैसे 72 था, 72 का जैसे 72 था, उसके फैक्टर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे कोई नंबर है n, ठीक है, उस x y z, ठीक है, x की पावर है a, y की पावर है b, z की पावर है c। सपोज x आपकी टर्म है इवन प्राइम, है ना, इवन है x सपोज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है तो आपको क्या करना है, a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछा है
तो सम ऑफ ऑल फैक्टर जब पूछा है तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ करना क्या है कि जब आपने ये निकाला, समझ रहे हैं, जब आपने ये निकाला, अब इसके बाद मैंने जिस तरीके से ये करा 2 की पावर 0 1 2 3, तो ऐसा ही आपको करना है। और फिर इसके बाद इनका आपस में सम करके मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, फिर फॉर्मूले से भी कर दूंगा। अगर मान लो सम ऑफ फैक्टर, ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 2 की पावर 3 इनटू में 3 की पावर 0 1 2। अब देखो ये क्या था 1 2 4 8, ये क्या था 1 3 9। अब इसका एडिशन करें, ये कितना हो रहा है 8 2 10 5 15 15 गुणित ये कितना हो रहा है 13, तो ये आ रहा है 19195, ठीक है। ये सम ऑफ फैक्टर है। अब आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 12 फैक्टर थे, इन 12 का सम कर देता हूँ। 1 2 4 8, ये कितना हो गया 15, ठीक है। ये हो गया 3 6 9 21, ये हो गया 21 और 24 45, और ये हो जाएगा आपका 72 36 18 18 36 38 54 54 72 9, ये हो जाएगा आपका 135, ठीक है। अब इसका सम अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 15 चौक 60 और 195, ठीक है। आ रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर भी कर दिया, 195 आ रहा है, और मैंने इस तरीके से ये करा था, ये 195 आ रहा है। अब बाय फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूले से कैसे होगा। जैसे मैंने आपको बताया कोई नंबर है, वो एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी, जेड की पावर सी के फॉर्म में लिखा है। अब अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर बोल दिया है तो आपको कैसे करना है, ठीक है। जो भी आपका एक नंबर है, जैसे सपोज एक्स था, एक्स की पावर ए थी, तो एक्स की पावर ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, ठीक है। वाई, वाई की पावर बी प्लस 1 माइनस 1 वाई माइनस 1, जेड की पावर सी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में जेड माइनस 1। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करना है आपको, जैसे एग्जांपल में के थ्रू बता देता हूँ। 72 था, 72 के ये 12 फैक्टर हैं, इसमें अपने को अगर डायरेक्ट ऑड फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है, तो 72 का था आपका 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो इवन वाला प्राइम नंबर वाली जो पावर है, प्राइम नंबर वाला जो फैक्टर है, इसको हटा दें और सिर्फ आपके जो प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर हैं, इनको काउंट करना है। जैसे यहाँ पर सिर्फ 3 की पावर 2 एक एक्स्ट्रा प्राइम नंबर है, अगर यहाँ सपोज 5 की कोई एक्स्ट्रा पावर वाला प्राइम नंबर और ऐड होता, या 7 की पावर वाला कोई नंबर ऐड होता सपोज इस तरीके से, तो हम उनको भी काउंट करते, बस 2 वाले को छोड़ देते। इसको छोड़ के करना कैसे है, जैसे 3 है तो 3 की पावर क्या है 2, 3 की पावर 2, तो 2 प्लस 1, ये हो गया आपके 3। तो ऑड फैक्टर आपके क्या हो गया, ऑड फैक्टर 3 हो गया, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में कोई एक नंबर होता, यहाँ पर जैसे 360 कर लो, ठीक है, तो इसमें 5 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब 5 की पावर 1 हो गया, तो ये जो 2 प्लस 1 था, इसी में मैं मल्टीप्लाई करता 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएंगे आपके ऑड फैक्टर। अब टोटल में से मैं ऑड माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा इवन, ठीक है। अगर इवन फैक्टर निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है तो मैं दो तरीके हैं, टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर को माइनस कर दूं, तो ये मेरा क्या हुआ 12 थे, 12 में से 3 घट गए, बचे 9। अब 9 दिखाता हूं मैं, 9 कौन कौन से हो गए 2 4 8, 3 हो गए 6 12 24 18 36 72, ये 9 हो गए और ये 3 ऑड हो गए, ठीक है। बाकी ये इवन हो गए, सही है, ठीक है। अब इसका एक और तरीका भी होता है,
सपोज ये इवन वाली टर्म है, ठीक है, ये इवन वाली टर्म है। अब ऑड फैक्टर में तो हमें क्या करना था, डायरेक्ट जैसे बी जो एक्स है वो इवन वाला है, जैसे 2 की फॉर्म में है ना, बाकी ऑड की फॉर्म में वाई और जेड, 3 की पावर 5 की पावर जेड की पावर, इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर ऑड फैक्टर निकालने हैं तो बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू, अगर इवन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ए प्लस बी प्लस 1 और सी प्लस 1, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर था, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर था 2 की घात 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट अगर इवन निकालना है तो 2 की पावर जो 3 था उसको 3 ऐसे ही लिखो, और 3 की पावर जो 2 था उसे 1 एक्स्ट्रा बढ़ाकर लिखो, तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9, हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है, जब ये प्राइम नंबर है एक्स वाई जेड, इनके ऊपर जो पावर है ए बी सी, तो इन पावर का डायरेक्ट आपको सम करना है, तो ये आपके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी। सपोज यहाँ पर 72 में 2 की घात 3 थी, ठीक है, 2 की घात 3 थी और 3 की घात 2 थी। अब अगर कोई इसका प्राइम फैक्टर पूछता है तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इसके 3 + 2 5, है ना, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे आपके 72 के प्राइम फैक्टर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस प्राइम नंबर -1। अब ये क्या लिखा है, प्राइम नंबर लिखा है मैंने, है ना, प्राइम फैक्टर नहीं लिखा। सपोज प्राइम नंबर कितने हैं, अब जैसे ये 12 फैक्टर हैं टोटल, अगर कंपोजिट निकालना है, कंपोजिट फैक्टर निकालना है तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, टोटल में से टोटल थे 12, टोटल 12 थे, 12 में से मैं घटाऊंगा कितने, जो प्राइम नंबर है, प्राइम क्या क्या है, प्राइम नंबर है मेरा 2, 2 एक प्राइम नंबर है और 3 एक प्राइम नंबर है। अगर 5 होता तो मैं 5 को एक और काउंट करता, तो 1 2, अगर ये 5 भी होता है तो 3 काउंट करता, लेकिन ये सिर्फ 1 और 2 दो प्राइम नंबर है, तो मैं 2 माइनस करूंगा, ठीक है, 2 माइनस करूंगा और एक 1, 1 क्यों करूंगा, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, इसलिए 1 को एलिमिनेट करेंगे। अब वैल्यू क्या आ रही मेरी 9, ठीक है। कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर में अब दिखा देता हूं, देखिए कंपोजिट फैक्टर दिखाते हैं, 4 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, 9 हो गया, 18 36 और 72। कंपोजिट फैक्टर वो जिनके जिन जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, है ना, वो कंपोजिट फैक्टर होते हैं। तो आप देखिए कंपोजिट नंबर होते हैं, तो ये वो नंबर कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 8 6 12 24 9 18 36 72, ये 9 नंबर हैं, ये कंपोजिट फैक्टर हैं, इनके फैक्टर मोर देन 2 है। जैसे 4 का करेंगे तो 1 2 2, 1 4 का करेंगे तो क्या हो रहा, 1 2 4, है ना। 9 का करते हैं जैसे तो 1 3 9, ये मोर देन 2 है, तो ये 9 18 36 72 6 12 26 24 4 8, ये प्राइम फैक्टर हैं, वो कंपोजिट फैक्टर है, सॉरी। तो कंपोजिट फैक्टर निकालने का मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस प्राइम नंबर कितने हैं उसमें, जैसे प्राइम ये था 2 और 3, अगर 5 या 7 होते तो उनको भी काउंट करते 1 2 3। तो अब ये 2 प्राइम नंबर थे, 2 प्राइम नंबर को माइनस किया और एक आपका 1 जो कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, तो ये आपका कंपोजिट फैक्टर आ गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने का। तो सपोज कोई एक नंबर है n, ठीक है ना, उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो उसके लिए आपको n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2, है ना। तो n की पावर क्या हो जाएगा, n की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2।
अब इसमें एक कंडीशन होती है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो तब उसके नंबर ऑफ फैक्टर ऑलवेज ऑड नंबर होंगे। ठीक है, जैसे 72 के जो नंबर ऑफ फैक्टर थे टोटल, ये 12 थे। ठीक है, तो अगर इसका हमको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो हम कैसे निकालेंगे कि जो नंबर था, जैसे नंबर था हमारा 72, तो 72 की पावर करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 थे, 12 का हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 72 की पावर 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 72 की पावर 6। अब जो मैं बात कह रहा था, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आर ऑलवेज ऑड इन ऑड नंबर, है ना। अगर फॉर एग्जांपल 36 है, 36 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे, 36 का क्या होगा, 2 की पावर 2, 9 चौक 36, तो 3 की पावर 2। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2+1 इंटू 2+1 इज इक्वल टू 4, 9। ठीक है, ये 9 जाएंगे। अब इसका अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालूंगा, तो जब हाफ करूंगा तो ये होगा नहीं, तो ये क्या बन रहा 36, और 36 का क्या हो जाएगा 9/2। तो अब 9/2 को कैसे करूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा 36 को कर दूंगा डायरेक्ट 6, 36 को कन्वर्ट करूँगा 6 में, तो ये हो गया 2 इंटू 9/2, ये कटा, तो एक तरीके से 6 आ रहा आपका 9 टाइम। तो जो 6 है 8 बार ये ऐसा, समझ रहे, तो ये बन जाएगा 36 की पावर 4 टाइम और एक बार 6, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एवरेज ऑफ फैक्टर। तो इसका क्या करते हैं, एवरेज ऑफ फैक्टर निकालना है तो सम ऑफ ऑल फैक्टर और अपॉन में कर दो नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। ठीक है, अब सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर ऑफ n, अब कोई नंबर है n, ठीक है, उसके सम ऑफ वो निकालना है आपको, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, तो सम ऑफ द फैक्टर करो और अपॉन में n से डिवाइड कर दो। ठीक है, थैंक यू।